बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की आज गवर्नर पंजाब से कहा मुलाकात हुई। इस मुलाकात में असेंबली की तहलील समेत दीगर सियासी उमूर पर बातचीत की गई, जबकि बिलावल साहब ने आज कहा है कि एतमाद का वोट लेना पड़ा तो कोई खतरा नहीं। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत भी एक अहम पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ है, जिस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, कराची के बल्दियाती इंतखाबात कल होने जा रहे हैं और MQM की जानिब से कहा गया है कि भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। सियासी मामलात किस तरफ ज़्यादा देख रहे हैं और खुसूसन कराची के मामलात को किस तरफ ज़्यादा देख रहे हैं? एक इस वक्त अफरा तफरी सी है और कुछ कहना तो बहुत मुश्किल है, सवाए चंद बातें जो बड़ी क्लियर हैं। मतलब आज अब से कुछ देर के बाद अगर गवर्नर पंजाब असम्बली पे साइन नहीं भी करते तो 10 बज के पंजाब असम्बली 10:10 पे वो 10:11 पे रिजॉल्व हो जाएगी अपने आप। और इसका मतलब फिर ये होगा कि अगर ये 14 तारीख की शाम को ये डिज़ोल्व होती है असम्बली, तो 15, 16 और 17 ये 3 दिन फिर जो है ये परवेज इलाही साहब को आमने सामने बैठना है हमजा शहबाज साहब के। ठीक, यानी आज शाम, आज रात से टाइम शुरू होता है। सही। यानी आज रात से कल तक एक दिन, 15 से 16 तक दूसरा दिन और फिर 17 तक तीसरा दिन, 3 दिन। और अगर किसी केयर टेकर के नाम पे इत्तेफाक नहीं होता तो दो नाम आएंगे दोनों तरफ से, यानी 4 नाम होंगे टोटल। सही। अच्छा, अगर 17 तारीख तक इत्तेफाक नहीं होता, 14, 15, 16, हाँ इसको 16 या 17 जो भी जिस तरह में काउंट कर लें, 12, उसके बाद ये सब्तैन खान जो स्पीकर हैं उनके पास चले जाएगा। और सब्तैन खान जो हैं वो फिर 3 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे दोनों तरफ से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसमें 3 में यकीनन अब ये देखना है कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी। उसमें मुस्लिम लीग काफ के कितने लोग होंगे, PTI के कितने लोग होंगे, और इस तरफ से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, कौन कौन से लोग इस तरफ से बैठेंगे। और उनमें अगर इत्तेफाक नहीं होता फिर 3 दिनों में, यानी ये बनते हैं पहले 3 दिन तो बनते हैं ना 14 से 15, एक दिन 16, 17 तक। तो 17 के बाद ये आप 3 दिन लगा लें तो 20 तारीख तक इनको तय करना है। और नहीं आता तो फिर ये चारों नाम जो होंगे, यानी 2 उधर के और 2 उधर के, जो शुरू में चले थे, ये सारे चले जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास। और इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर जो है वो 21 या 22 तारीख तक वो नामों का ऐलान कर देगा। लेकिन और साथ ही इसी दौरान जो है वो गालिबन असेंबली तोड़ने का ऐलान कर देंगे महमूद खान। लेकिन उससे पहले जो कराची की सूरत हाल है और सिंध की सूरत है मजमूई तौर पर, वो एक बहुत अजब सा मामला है वहां पर, कि वहां पर कल मेयर कौन होगा, जो होगा उसको दूसरा क्या कबूल कर लेगा, ये और बाकी शहरों में भी, हैदराबाद समेत कई शहरों में। तो मजहर अब्बास साहब हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार और गहरी नज़र है उनकी, मुल्की सियासत पे भी, आलमी पे भी, और ख़ास तौर पे जो एक तवील अरसे से कवर करते रहे। मजहर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। मजहर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। मजहर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हुई। अच्छा, उनसे जरा मैं बात करूंगा, क्योंकि देखें इसमें 2-3 बातें इसमें अहम हैं। पहली बात तो यह है कि जो MQM है, अभी तक जो इतलात आ रही है, उनका इजलास जारी है, MQM इसमें हिस्सा लेने जा रही है। यानी बाइकआउट की पॉलिसी MQM इसीलिए नहीं अपना रही, 2 वजूहात हैं उसकी, 2 वजूहात हैं बाइकआउट ना करने की, जो मुझे समझ में आती हैं। एक वजह तो यह है कि इस बल्दियाती इंतखाब का बाइकआउट करने की अपील बानी MQM दे चुके हैं। तो अगर MQM इस वक्त बाइकआउट की अपील करती है तो वहां से, लंदन से ये आवाज आएगी कि देखा, ये वो बात थी जो मैंने कही थी। तो इसलिए बाइकआउट तो कर नहीं सकते और इलेक्शंस में उनको हिस्सा लेना है, चाहे। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि देखिए हल्का बंदियां बड़ी अजीब हुई हैं। अच्छा, हल्का बंदियों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हल्का बंदियों की इंपॉर्टेंस ये है, मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें किसी जगह पर, मैं इसको इस तरह से समझाऊं कि कराची शहर है, ये हैदराबाद है, कराची को लें। कराची में किसी जगह पे 1 लाख की आबादी है, तो वहां पर 2 यूनियन काउंसिल्स बनी हुई हैं। और किसी और जगह पे 1 लाख की आबादी है तो वहां पे 4 बन गई। मतलब इस तरह से वो कुछ हल्का बंदियां हुई हैं।
और लेकिन उसके बावजूद मजहर अब्बास साहब को मैं शरीक गुफ्तगू करता हूं। मजहर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। अच्छा, मजहर साहब जरा ये बताइएगा पहले तो कि एमक्यूएम की तरफ से जो इतलात आ रही है वो ये कि वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कैसे होगा इसमें? एमक्यूएम जो है वो यानी उनके जाहिर है वो जो पेपर्स थे वो तो पीएसपी के भी गए हुए हैं और एमक्यूएम के भी गए हुए हैं, और इस मरहले पे वो ऑर्डिनेंस भी जारी नहीं हुआ जो कि इलेक्शंस को गालिबन रोक सकता था। इलेक्शंस को रोका जा सकता था अगर वो ऑर्डिनेंस जारी कर देते गवर्नर, लेकिन उनको शायद सिंध हुकूमत की जरूरत की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला। कैसे देख रहे हैं कराची की सूरत हाल को आप और सिंध की, तमाम सिंध? देखिए डॉक्टर साहब, जो मेरी इतलात हैं वो तो ये हैं कि अगर एमक्यूएम ये फैसला करती है, क्योंकि एमक्यूएम की कुछ और लोगों से भी मुलाकात हुई है। अच्छा। और उसके हवाले से भी कुछ इत्तलात हैं। अच्छा। कि उनको यही मशवरा दिया गया है कि, और इसी वजह से ऑर्डिनेंस भी नहीं आ रहा। अच्छा। उन्हें यही मशवरा दिया गया है कि अगर आप अब भी इलेक्शन में जाएंगे और आप कुछ यूसीज जीत जाते हैं, फर्ज करें 25-30 यूसीज, क्योंकि बहरहाल एमक्यूएम का एक है जो लोकल बॉडीज इलेक्शन बिल्कुल एक अलग डायनेमिक्स होती है। तो अगर ये 25-30 यूसीज जीत जाते हैं, या मैं एक फिगर बता रहा हूँ, और पीपल्स पार्टी भी 50-60 या 70 यूसीज जीत जाती है, तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी और कुछ इंडिपेंडेंट वगैरह बहुत से लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो उसमें एक सिनेरियो ये बन रहा है, और फिर जाहिर है इस वक्त बहुत से लोग नहीं चाहते कि वफाकी हुकूमत डिस्टर्ब हो। इवन अदरवाइज भी अगर एमक्यूएम निकल जाती है वफाकी हुकूमत से, तब भी वफाकी अच्छा, जब आप कह रहे हैं बहुत से लोग, तो यानी कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हम बात कर रहे हैं? बस दोस्त ऐसे ही होते हैं। चलें, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, अदम इस्तेकाम ना हो, ताकि ठीक है, अदम इस्तेकाम हो, ठीक है। दूसरे डॉक्टर साहब देखिए, इस वक्त एमक्यूएम का डायलेमा क्या है। अगर एमक्यूएम जो है ऐलान करती है बॉयकॉट का और वफाकी हुकूमत से निकलने का या कौमी असेंबली से इस्तीफा देने का, तो उसके बाद भी, और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का सदर कहते हैं, तो आपको पता है कि 20-21 जो राजा रियाज साहब के साथ लोग हैं, वो भी तो प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। तो फिर वो एक्सरसाइज भी फ्यूटिलिटी में चली जाएगी। अच्छा, तो यानी जो अभी इस वक्त, हाँ, जो यानी इस वक्त की ऑपोजिशन है जी। अच्छा, नहीं, लेकिन क्या उनके वोट काउंट फिर किस तरह से वो गालिबन? ऐसा नहीं है कि उनका वोट काउंट नहीं होगा, ये वाला फैसला नहीं है कि वो मौजूद तो रहेंगे लेकिन वोट काउंट नहीं होगा उनका? देखिए, पार्लियामान जो कोर्ट का फैसला है वो ये कि पार्लियामानी पार्टी फैसला करती है ना। इस वक्त तो वो पार्लियामानी लीडर है अपने ग्रुप के, चाहे जो भी ग्रुप हो। अच्छा, उस ग्रुप को डिस्क्वालीफाई थोड़ी किया गया है, वो तो है ना पार्लियामानी। नहीं, एक ऐसा फैसला नहीं है कि वो मौजूद रहेंगे लेकिन कानून साजी में या वोटिंग में हिस्सा उनका वोट काउंट नहीं, ऐसा नहीं। आप देख लें उसको, देखिए उसके अदरवाइज भी इस वक्त एमक्यूएम एक ऐसी सिचुएशन में खड़ी है कि जहां अगर वो बॉयकॉट का फैसला करते हैं और बॉयकॉट नहीं होता, यानी बॉयकॉट नहीं होने का मतलब ये कि बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, वोट डालते हैं यूसी। दूसरे पीपल्स पार्टी ने गालिबन उनको समझाने की भी ये कोशिश की, उनसे बात भी हुई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का फेयर ये है कि अगर एमक्यूएम बॉयकॉट करती है तो उसका फायदा किसे होगा? उसका फायदा या तो जमात इस्लामी को होगा या पीटीआई को होगा, क्योंकि वो यूसी फिर पीटीआई या जमात इस्लामी के पास चली जाएंगी। तो इसलिए जो सिचुएशन है, इसलिए एमक्यूएम को अब किन टर्म्स पर एमक्यूएम से बात हुई है और किन टर्म्स पे अगर बॉयकॉट नहीं करते, तो जाहिर है कोई ना कोई ऐसी उनको जो है वो फैसिलिटी दी गई होगी, उनको कहीं से अकोमोडेट करने की बात होगी कि अगर वो हिस्सा देते हैं तो उन्हें किस तरह अकोमोडेट किया जाएगा, क्योंकि अदरवाइज। अच्छा, अगर फर्ज करें कल इस तरह से नहीं होता जैसे आप बात, क्योंकि एमक्यूएम पहले तो इलेक्शंस को उन्होंने कहा था ना कि नहीं होगा इलेक्शन, बिल्कुल एक साफ अल्फाज में कह दिया था इलेक्शन नहीं होने जा रहा। तो अब तो इलेक्शन भी हो रहा है और वो हिस्सा भी ले रहे हैं जी। वो तो उन्हें गालिबन क्लियर कट मैसेज मिल गया कि इलेक्शन तो होने जा रहा है। अच्छा ना, देखिए, वरना ऑर्डिनेंस में कोई वो नहीं था, ऑर्डिनेंस कोई भी
की वजूहत कहीं भी बताई जा सकती थी। लोकल बॉडीज एक्ट में कुछ तरमीम करके ऑर्डिनेंस जारी होता, तो अगर ऑर्डिनेंस जारी होना होता तो ऑर्डिनेंस जारी होता। ऑर्डिनेंस ना जारी करने का जो वो है, वो भी वही रीजन है कि ऑर्डिनेंस। अच्छा, अगर फर्ज करें कि इस यानी एमक्यूएम अलग है ले रही है, पीपल्स पार्टी ले रही है और पीटीआई या हाफिज नईम ज्यादा ले गए, फिर क्या होगा? देखिए, दो इनकी जमातें, ये पंजाब में भी ऐसे हुआ है ना। देखिए पंजाब में भी उन्होंने कहा हमारी बात हो गई किसी से, उन्होंने कहा हमारी किसी से बात हो गई, वो सारा छोड़ छाड़ के बैठ गए थे पंजाब में। जी नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर एमक्यूएम हिस्सा लेती है, कुछ जगहों पे वो जीतती है, तो उनको चेयरमैनशिप भी मिल सकती है। और अगर देखिए, जो भी दो बड़ी जमातें आएंगी, क्योंकि क्लीन स्वीप तो भारत नहीं नजर आ रहा, अगर हुआ तो एक अलग बात है, तो दो जमातें मिलके मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन लड़ेंगी। ठीक है। और इसका इम्कान है कि जैसे जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी भी ये लड़ कर सकती है, और जमात इस्लामी और पीटीआई भी ये कर सकती है। लेकिन पीटीआई और पीपल्स पार्टी का करना का इम्कान तकरीबन नहीं लग रहा कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी भी इस पे कोई करेंगे। तो जमात इस्लामी सबसे ज्यादा बेनिफिट में है इस सूरत हाल में, क्योंकि कैंपेन भी उन्होंने सबसे ज्यादा की है, भरपूर कैंपेन की है। तो जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ भी कंफर्टेबल है, जमात इस्लामी पीटीआई के साथ भी कंफर्टेबल है। अच्छा। और उसके साथ अगर एमक्यूएम भी पार्टिसिपेट करती है तो एमक्यूएम भी अकोमोडेट हो जाएगी उस अलायंस में। नहीं, इशू तो मेयर का है ना, असल इशू मेयर का है। नहीं, अच्छा, मेयर तो देखिए, मुझे ये बताएं जरा, इसमें यानी सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकली आपको लगता है सिंध हुकूमत इस वक्त कंफर्टेबल है, या पीटीआई या एमक्यूएम या जमात, यानी पॉलिटिकल डिसीजन किसके अच्छे हैं और किसके खराब हैं अभी तक? देखिए, जमात इस्लामी ने ग्राउंड पे सबसे ज्यादा काम किया है। पीपल्स पार्टी ने को डिलिमिटेशंस का फायदा होगा, और वो कभी भी, जब भी बल्दियाती इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी कभी भी बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में नहीं गई है। वो ठीक है कि उनका मेयर नहीं इलेक्ट हुआ कभी, ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी के हमेशा से टाउन वगैरह में उनके रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अपने पॉकेट्स, बड़े स्ट्रांग पॉकेट्स हैं, कम से कम 3 डिस्ट्रिक्ट में उनके स्ट्रांग पॉकेट्स हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो पीपल्स पार्टी लॉस में नहीं होगी। देखिए, लॉस में तो इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा एमक्यूएम ही जा रही है। अच्छा। और जमात इस्लामी गेन करती हुई नजर आ रही है, और पीटीआई का ये सबसे बड़ा इम्तिहान है कि अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी को हैदराबाद में भी फायदा होने जा रहा है, मीरपुर खास में भी फायदा होने जा रहा है। तो पीपल्स पार्टी सिंध के 2 बड़े शहरों में इस पोजीशन में है कि जहां वो अपने मेयर ला सकती है, मां सिवाय कराची के। अच्छा, पीपल्स पार्टी। अच्छा, नहीं, पीटीआई, ये जो इत्तेहाद हुआ, ये जो सारे ग्रुप्स इकट्ठे हुए हैं मुख्तलिफ एमक्यूएम के, ये पीटीआई के अगेंस्ट हुए हैं या किसके? ये क्या है, इनके मद्दे मुकाबिल कौन है? देखिए, ये जो मर्जर हुआ है, इसकी टाइमिंग थोड़ी सी ऑड हो गई। ये पहले से चल रही थी बात, ठीक है। हाँ, मर्जर तो ये साल बाद हुआ है। असल चीज क्या है? असल चीज ये कि 1-1.5 साल पहले होता तो इस मर्जर का बहुत ज्यादा फायदा होता, क्योंकि उस वक्त जो है वो पीटीआई की कोई बहुत पॉपुलर वेव नहीं थी। इस वक्त मर्जर का ज्यादा नुकसान जमात इस्लामी को हो रहा है, और उसका नुकसान वो हो रहा है कि पीटीआई जो वेव है, वो पीटीआई की वेव अगर कल वोट में ट्रांसलेट होती है तो पीटीआई का जो वोटर है और पीपल्स और जमात इस्लामी का जो वोटर है, वो मोर और लेस एक ही जैसा है। देखिए, जो 8 लाख वोट पड़े थे ना 2013 में, उसकी एक वजह ये भी थी कि उस वक्त जमात इस्लामी ने अचानक बॉयकॉट कर दिया था। तो जमात इस्लामी के बहुत से लोगों ने पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट दिया जाके। अब जो सूरत हाल है उसमें जहां पीटीआई और जमात इस्लामी आमने सामने हैं, तो उनका वोट बैंक मोर और लेस एक ही जैसा है। इसीलिए आप देखें कि इमरान खान ने पाकिस्तान में पिछले 8-9 महीने में, और इससे पहले भी, इमरान खान कभी भी जमात इस्लामी को तनकीद का निशाना नहीं बनाते। आप उनका कोई भी सिंगल स्टेटमेंट भी उठा लें तो वो जमात इस्लामी के अगेंस्ट वो नहीं करते। अभी उन्होंने 2 दिन खिताब भी नहीं किया इमरान खान, वो इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, आखिर में मदरबा साहब, कराची का लॉ एंड ऑर्डर कैसे देख रहे हैं आप? अल्लाह खैर करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है लॉ एंड ऑर्डर कराची का खराब होगा। देखिए, टेररिज्म का तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन अदरवाइज अगर कोई ये समझ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में कोई मारधाड़ होगी,
तो जाहिर है ये वो सूरत हाल नहीं है आज। तो मुझे नहीं लगता कि जो थोड़े पॉलिटिकल वायलेंस होता है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ऐसा वायलेंस के इलेक्शन रुक जाए, वो वायलेंस मुझे होता लग नहीं रहा। और एमक्यूएम जो है वो हुकूमत में रहेगी, वफाकी हुकूमत में। मुझे नहीं लगता कि एमक्यूएम हुकूमत से निकलेगी। मैं बिल्कुल एक कोई अथॉरिटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन जो ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं वो ये नजर नहीं आ रहे कि हुकूमत से निकल जाएं, असेंबलियों से रिजाइन कर जाएं, इलेक्शन का बॉयकॉट कर दें। अच्छा, मजर अब्बास साहब, आप सियासत में गए, ये जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का मामला एमक्यूएम से तय हुआ, तो उन्होंने एमक्यूएम को कहा कि आप जरदारी साहब से बात किया करें, यानी सिंध हुकूमत से। यानी मुझे नहीं याद आता कि अभी तक नवाज शरीफ साहब ने, यानी नवाज शरीफ साहब की कोई बात हुई हो खालिद महबूब सिद्दीकी साहब से, नवाज शरीफ साहब की लंदन से, या तो मतलब एमक्यूएम ने जो डिसीजन किया इस हुकूमत में आने का, पीटीआई, और वो खुद भी कहते रहे ये बात कि पीटीआई एमक्यूएम ने दो बड़े अपने नुकसान किए। वो बहुत बेहतर पोजीशन में थे 2022 में। पीटीआई के साथ उनका कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। देखिए, एमक्यूएम का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा पीपल्स पार्टी से बनता है, और उसकी एक बड़ी सादा सी वजह है कि दोनों की पॉलिटिक्स एक दूसरे के खिलाफ रही है, और उनकी स्ट्रेंथ भी एक दूसरे के खिलाफ बात करने पे बनती है। जबकि पीटीआई और एमक्यूएम का कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। तो पीटीआई ने, एमक्यूएम ने एक बड़ा लॉस तो ये किया कि उन्होंने पीटीआई से, वो उसकी कोई भी वजह हो, लेकिन उनको पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ी उसकी, क्योंकि उनका जो एग्रीमेंट था विद पीटीआई, उसमें कहीं एमक्यूएम जो है, पीटीआई ने बहुत बड़ी वायलेशन नहीं की कि जिसकी वजह से उन्होंने जो रीजन दी थी उन्होंने जाने की। दूसरी ये कि जो एमक्यूएम को दूसरा बड़ा लॉस हुआ, पिछली लोकल गवर्नमेंट उनके पास थी, यानी वो 4 साल मुकम्मल तौर पे वसीम अख्तर साहब मेयर रहे। यानी इसका मतलब है 2016 में वो इलेक्शन जीत के आए थे, तो 4 साल की उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही कि उस परफॉर्मेंस को वो बेचते। वो सिर्फ यही कहते रहे कि इख्तियारात नहीं थे, यही कहते रहे, लेकिन आप ग्राउंड पे तो जो इख्तियार था उसको तो परफॉर्म करते। तो उनके पास परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। फिर पीटीआई से एक उनका अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। आज अगर पीटीआई और एमक्यूएम इलेक्शन में होते तो एमक्यूएम बड़ी बेहतर पोजीशन में होती बनिस्बत जिस पोजीशन में वो आज है। यानी इमरान खान का साथ छोड़ के गलती की, आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत बड़ी गलती की। आप देखें ना कि ग्राउंड पे पीटीआई का पीपल्स पार्टी के साथ कभी भी कंफर्टेबल अलायंस नहीं रहा, चाहे 88 से उठा लें आप। अच्छा, इमरान खान, हम तो मजाकन बात करते थे, इमरान खान अक्सर वो कहते थे खालिद किधर है, वो इमरान काफी अच्छा इमरान खान इनके साथ, मुझे नहीं पता चला कि कैसे। आप डॉक्टर साहब देखे ना कि इमरान खान की, अगर आप 8-9 माह की पॉलिटिक्स देखें, इमरान खान की जो गलतियां हैं वो अपनी जगह है और बेशुमार हैं, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी है उसने अपने आप को पिछले 8 महीने किसी भी एक जगह भी वो आवाम से अपने आप को उसने डिस्कनेक्ट नहीं किया। कामयाबी हो रही हो नहीं जा रही। मजहर साहब, बहुत शुक्रिया। ये वही बात जो आवाज रही थी, जो बात पहले हम कर रहे थे, कल भी हमने की थी बात। देखें, जो पहली बात तो ये है कि कराची में ये बातचीत तो पहले चल रही थी, बिल्कुल पीएसपी की भी चल रही थी, पीएसपी, एमक्यूएम पाकिस्तान, और आफाक अहमद साहब मेरे ख्याल से वो भी शायद आ गए, गालिबन साथ ही सब है। तो ये बात तो पहले चल रही थी, ये फारूक सत्तार साहब, ये मूव चल रही थी, ये तो हो रही थी, लेकिन इसकी टाइमिंग्स, जो बात पहले भी हमने की, टाइमिंग्स एब्रप्ट ऐसे हो गई कि पेपर सबने जमा करा दिए। दूसरी बात यह है कि एक हवा जो है ना, वो चली हुई है इस वक्त इमरान खान की। और जो बात अभी मजहर अब्बास साहब ने भी की कि एमक्यूएम बहुत अच्छी पोजीशन में थी इमरान खान साहब जब पीटीआई के साथ थी, और उसकी वजह यह है कि एक तो बात यह है ना कि इमरान खान साहब, जो मैंने कहा, वो हर कैबिनेट में, हमने कई दफा बात भी की कि वो हर कैबिनेट में पूछते थे कि भाई किधर हैं, परवेज नसीम किधर हैं, तो ये किधर हैं, तो मतलब उन्होंने कोई ऐसा कभी भी उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं हुई कि जिससे वो
MQM जो है वो हाँ, इख्तिलाफ कुछ भी नहीं था, कोई बात नहीं थी। ठीक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहां पर MQM ने एक अजीब सा सौदा किया कि उन्होंने, मैंने आपसे कहा ना नवाज शरीफ, मुझे नहीं मेरे जहन में कि नवाज शरीफ साहब ने कभी लंदन से बात की हो MQM की क्या था, मतलब शहबाज शरीफ साहब से मिलना भी मुश्किल, उन्होंने कहा कि आप जरदारी साहब से बात करें जी। अच्छा, अब जरदारी साहब से बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब जरदारी साहब क्यों चाहेंगे कि मेरी जो पोजीशनिंग है इस वक्त जिससे सेंट्रल बाकी इलाके इधर उधर दाएं बाएं, वो मतलब एक बारगेनिंग होती है ना, मतलब देखें ना, अगर वफाक में कुछ होता है, अगर फर्ज करें कोई ऐसी सूरत बनती है इलेक्शन की तरफ, तो लोकल गवर्नमेंट्स हों उनके पास। इशू ये है कि अब इसमें वो MQM जो है, अच्छा तो यहां पर अब देखना यह है कि क्या नतीजे आते हैं, उसको कबूल, ये डू और डाई है कराची, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इसलिए क्योंकि असल बात ये आप छोड़ दें कि वो चेयरमैनशिप किसको मिल जाएगी, उसकी असल बात है मेयर डिप्टी मेयर भी नहीं, मेयर, और मेयर पे अगर पीपल्स पार्टी आ जाती है और MQM नहीं आती, या MQM आ जाती है और तो कैसे मतलब इस सिचुएशन में आ जाती है और पीपल्स पार्टी उसको आने देती है जी, और क्या PTI और हाफिज नहीं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है इस दुआ के साथ कि ये कल का इलेक्शन ठीक हो जाए, ब्रेक ले लेते हैं यहां पर आरिफ, एक मैं वक्फे पे जाने से पहले खैरियत से हो, और शाम को जो भी नतीजे हैं उस पर बात कर लेंगे, लेकिन एक बात मैं आपसे और कहूं वो ये है कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब, जिनसे गुफ्तगू का आगाज किया था, उनके खिलाफ अदालत में जा रही है PTI। अच्छा, और वो ये कहने जा रही है कि इनको अपने ओहदे से हटाया जाए। इन्होंने एतमाद का वोट लेने के लिए क्यों कहा था, और इनको कैसे इन्होंने वक्त जाया किया, और इनको कैसे पता चला 186 वोट थे, बगैर वजह के एतमाद का वोट लेने को कैसे कह दिया था, और उस दिन इतने अरसे उन्होंने जो है वो वक्त भी बर्बाद किया हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का सारा काम, और रुका रहा, और ये रहा वो रहा सारा, और चीफ से तो वो एक को अदालत में जा रहे हैं कि गवर्नर पंजाब को हटा दिया जाए। इसके बिना पर डॉक्टर साहब कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, कोई वजह होती है ना, देखें ना, कोई वजह होती है ना, कोई शक होता है ना कि ये इतने अरकान इधर नहीं थे, उन्होंने कहा वोट लें, उन्होंने वोट, लेकिन उस 15-20 दिनों में जो हड़बुंग मची रही पंजाब में, उसकी बेस पे PTI जा रही है वहां पे कि गवर्नर को हटाया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं। ये एक बात है, हो सकता है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरिफ अलवी साहब जो कह रहे हैं बात कि ये जो है शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का वो कह सकते हैं, इसके पीछे बड़ी दिलचस्प है। सर ब्रेक से वापस आके बात करते हैं इस पर मजीद। इसके वो पीछे वो काली भेड़े नहीं कह रहे जी, जो नवाज शरीफ साहब बात करते हैं, सही हो गया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं वापस। प्लस ये है कि कुछ ये ग्रुप जो है जो चला गया था राजा रियासत, इन्होंने दोबारा रजू किया, ये नहीं कहा हम ज्वाइन करेंगे, हम गायब हो जाएंगे एतमाद के वोट के लिए। अच्छा ठीक है नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, इत्तलात ये है कि मरियम नवाज साहिबा वापस आएंगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से अभी कहा जा रहा है कि वो नहीं आएंगे। नवाज शरीफ साहब देखें, एक वो जो बात कल भी की थी, आज मैं दोबारा दोहराऊं, लीडर्स खुल के बात करते हैं ना। आपने देखा बाइडेन, ट्रंप पे पाबंदी ना होती तो ट्रंप कितनी दफा, लीडर्स खुल के बात करते हैं सर। और आप देखें 10 डाउनिंग स्ट्रीट, आप इंडिया में देखें, लीडर्स जब छुप जाते हैं ना, जराए सोच रहे हैं बात हो गई, अच्छा खबर चला दें। इमरान खान की जो कम्युनिकेशन है ना, जो कल भी मैंने बात की थी, सुबह शाम अदालत पेशी हो रही है तो अदालत में बात कर रहे हैं, अच्छा अदालत में सही हो रही है गलत, मतलब किसी से नाराजगी है तो उस तक पहुंचे पैगाम, अगर कुछ करना है तो इस्टेब्लिशमेंट आगे पीछे अदलिया मतलब तौहीन लग गई, ये हो गया, सॉरी, मतलब वो खुला टुल्ला पब्लिक में लोग हैं आपकी जो है वो। अच्छा, अब यहां मसला ये है कि क्या होगा, जराए आगे पीछे कोई पता ही नहीं चल रहा, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं है। हमजा शहबाज देखिए ना, आज रात से परवेज इलाही साहब के पास वो वजारत आला की पावर्स खत्म, वो रहेंगे एक हफ्ता मैक्सिमम, अगर ये फैसला नहीं होता 2 लोगों में, फिर तीन लोग बैठेंगे दोनों तरफ से, सुल्तान खान साहब कमेटी बनाएंगे, फिर वो तो उसमें ये होगा कि, लेकिन इस अरसे में ट्रांसफर पोस्टिंग्स और इस तरह की पावर उनके पास नहीं रहेगी। आज रात से वो यानी फॉर ऑल प्रैक्टिकल प्रोसेस वजीर आला की इख्तियारात उनके पास नहीं होंगे। ठीक। अच्छा, अब इसमें जो है वो इन दिनों में अब देखना ये है सारा कि हमजा शहबाज साहब का तो पता ही नहीं है। हाँ। उसकी वजह ये कि वो वहां पर जो मेरी मुस्लिम लीग के लोगों से बात है, उन्होंने कहा जी मलिक अहमद खान साहब को लाना था, अगर सूरत हाल मुख्तलिफ होती तो लेकिन मलिक अहमद खान साहब को शायद नवाज शरीफ साहब के पता नहीं जेल में था नहीं था, मैं नहीं जानता, क्योंकि
उधर हमजा शहबाज को भी बिठा के रखा हुआ उन्होंने। अब हमजा नहीं आए तो अब मुझे नहीं पता कि ये जो फैसला होगा तो इसमें हमजा बैठेंगे, क्योंकि हमजा शहबाज को आ जाना चाहिए था आज तक, क्योंकि आज से वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगी ना 3 दिनों वाली। और उसमें फिर वो हमजा शहबाज जो है वो नाम मियां साहब क्या जरदारी साहब से और बाकी लोगों से डिस्कस करके नाम देंगे, या ये कमेटी के फॉर्म में वो चाहेंगे कि जाए, और दोनों तरफ से 2-2 कमेटियां बने जिसमें पीपल्स पार्टी भी हो, इनके लोग, क्योंकि एक इत्तेहाद है ना। तो ये एक बड़ी ट्रिक। अच्छा, फिर मरकज में क्या होगा? अगर मरकज में आगे जाके इलेक्शंस की तरफ मामला जाता है तो वहां पर क्या राजा रियाज और शहबाज शरीफ मिलके केयरटेकर बनाएंगे? अगर मरकज में अभी तो ये कि मरकज के एक लोगों को यानी थोड़ा सा थली सी फैली हुई है, क्योंकि उसकी वजह यह कि पंजाब 2 असेंबली जाती हैं और तो उसके बाद फिर उसका एक इफेक्ट बड़ा होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि खान साहब जो है वो सिंध की तरफ भी अब बढ़ेंगे? नहीं, खान साहब बैठे हैं सिंध में, वो बैठे हैं ना सिंध में। आप देखें ना, इंटेलिजेंटली उन्होंने 2 दिन ये जो आखिरी इमरान खान ने कराची में और हैदराबाद में आप देखें बलदियाती इलेक्शन में खिताब नहीं किया, रोज खिताब कर रहे हैं, यहां नहीं किया। यहां इसलिए नहीं किया कि उनको पता है कि इनमें से कोई भी किसी के साथ भी आगे जाकर अलायंस बनेगा उनका, और उनकी तकरीबन हर एक से बातचीत चल रही पीपल्स पार्टी के अलावा, कोई भी आ सकता है वापस। लेकिन डॉक्टर साहब माजी में कह चुके हैं इत्तेहादियों के साथ नहीं वो खुद आए, इमरान खान नहीं कॉन्टेक्ट करेंगे, उनमें से कोई आ सकता है ना। देखें ना, उनमें से कोई आगे इलेक्शन में, क्योंकि ये जो अदम एतमाद वाली का काम हो रहा है ना शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, अदम एतमाद, शहबाज शरीफ साहब की अपनी ये देखें काली भेड़ियां, नवाज शरीफ साहब भेड़ियां नहीं भेड़ें अच्छा वो काली भेड़ें। मसला ये है कि वो जो इन्होंने सारा डिपेंड किया, जो राना सनाउल्लाह साहब को बुलाया वहां पे, इन्होंने सारा का सारा डिपेंड किया कि हम इस्टेब्लिशमेंट, सीधी सी बात, इन्होंने कोई मेहनत नहीं की लाहौर में, पंजाब में। और इन्होंने, क्योंकि इनके ज़हन में यह आया कि वो जी यहां पर आए हैं परवेज इलाही साहब, उनकी कोई अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा मेरा, लेकिन परवेज इलाही साहब भी वहां पे गए हैं तो अब उनकी, अच्छा उनके साथ भी अभी कोई सीट वीट अरेंजमेंट नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने खुल के कह दिया कि मेरे लोग तो इस्तीफा देने जा रहे हैं, रात को आपने करना है तो करें, करना है तो नहीं करें। अभी तो कुछ तय नहीं हुआ कि कितनी सीट अरेंजमेंट होनी है, अगला वजीर आला कौन होगा, ये क्या इमरान खान ने कर करा के वो, यानी मुस्लिम लीग काफ से भी उन्होंने वो बार्गेनिंग नहीं की, नहीं कुछ नहीं किया। इमरान खान ने कुछ किया ही नहीं। कमाल देखें आप, पहले वो बात चल रही थी ना जी हमें इतनी सीटें देंगे तो उसके बाद हम आपका साथ देंगे, अगला वजीर आला भी हमारा ही होगा, वजीर आला कौन होगा हमें वो इमरान खान ने कमाल, अब कमाल की सियासत उन्होंने परवेज इलाही साहब को कहा कि हमारे इस्तीफे आज रात तक करने तो करो, वो बंदे पूरे हो गए, आगे वो तड़ करके अब हवा। अच्छा इधर वो जिनसे भी मुलाकात उनकी हुई थी परवेज इलाही साहब की, उन्होंने कहा होगा इस्तेकाम रखे, स्टेबिलिटी रहे ताकि मामला, तो उधर वो परवेज इलाही साहब को इमरान खान ने चक्का चौका मार के उनको भी, उनसे भी तोड़वा दी, उधर भी टूटने जा रही है, उधर वो उन्होंने ओपन रखा हुआ है कि कराची में क्या हालात होते हैं। देखिए ना, इनमें सियासत में अगर कोई कहे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती तो ये बात तो मेरा ख्याल है बिल्कुल इससे ज्यादा उसने सबको जो है ना घुमा के रखा हुआ है। और नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि अवाम को बताया जाए कि इमरान खान के दौर में क्या होता रहा। वो भाई वो बता के तो यहां तक हालत पहुंची है पंजाब में। मरीम नवाज जो सूरत में आएंगी, अभी मरीम नवाज साहब का भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि और नवाज शरीफ साहब को खुद आना चाहिए। देखिए ये नवाज शरीफ साहब को खुद आना चाहिए। सर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती रही है। नहीं लेवल नहीं, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड? इमरान खान के ऊपर मुकदमे नहीं कटे हुए, फिर क्या है? इमरान खान के ऊपर मुकदमे है, उसने अदालत, अभी अदालतें बुलाएंगी आगे पीछे। इमरान खान ने लात मार के हुकूमत गिरा दी है, वो क्या होगा? वो लोग ये डरा रहे थे ना इमरान खान आपको पकड़ के डाल देंगे जेल में, ये कर, उसने हुकूमत गिरा दी अपनी। तो बात ये है कि ये तो फिर लीडरशिप ऐसे तो नहीं होता ना कि मतलब नवाज शरीफ साहब क्या अब क्या। और मैं वही बात आपसे कहूं कि पीछे बेस अगर खराब होगी, जहां बैठे हैं यहां पर पता चला सूरत हाल। सर नून लीग का क्या बयान कमजोर पड़ रहा है? नहीं उनको वापस देखिए ना, आज आईएमएफ ने कह दिया कि वो हमारी बात नहीं हो रही, हम वहीं खड़े हैं। वो उनका आ गया ऐलान कीजिए हमारी तरफ से, या जो भी उनका इंडिकेटर्स आ गए आईएमएफ के कि हम तो अपनी शरह पे कायम हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं। अब यहाँ पर नवाज शरीफ साहब अगर नहीं आते तो अब ये बात बड़ी अजीब सी लगी। ठीक है, अभी सफारती पासपोर्ट भी इशू हो गया, सब कुछ करा लिया। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को खुद आना चाहिए, मरीम नवाज साहब। ठीक है डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी ना होने की सूरत में सियासी मंजरनामा क्या होगा, वापस आके आपसे जानते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, शकूक व शुबहात ये भी इस वक्त जन्म दे रही हैं और बड़े सवालात हैं मीडिया में कि मुत्तहिदा MQM जो है, MQM जो इस वक्त एक साथ मुत्तहिदा में नज़र आ रही है, क्या ये दोबारा से गवर्नमेंट टूटने में कोई अहम किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हमें सामने नज़र आ रहे हैं? देखिए, मैं सियासत पे बाद में बात करता हूँ। ज़रा अरफा करीम रंधावा, हमारी पाकिस्तान की बड़ी प्यारी बच्ची, उसकी आज 11वीं बरसी है और बहुत छोटी उम्र में वो चली गई। वो दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड शख्सियत। और आज की दुनिया में जब ये बात हो रही है जी कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और कौन सी जो है वो मतलब ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी और ये सारा सब ये, तो उस वक्त आप ये सोचते हैं कि उस वक्त ये बच्ची जो है ये कंप्यूटर साइंटिस्ट बन रही थी और ये 2004, 5, 6। और एक अजब सी बात यह है कि इसका जब मेरी मुलाकात हुई ये दरमियान में दुबई में कुछ अर्से के लिए आमद हुई, तो वहाँ पे एक जगह पे बच्ची के साथ, तो मैं जो हूँ वो एक तो इतनी ज़हीन बच्ची माशाल्लाह। दूसरी बात मेरे लिए जब इस बच्ची का इंतकाल हो, मैंने घर गया, इनके बड़े ज़बरदस्त इनके वालिद और इनकी वालदा। मुझे एक बात बड़ी हैरान कुन थी मेरे लिए जी, और ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाई ये जब हुई बच्ची जी, तो इसके पास कंप्यूटर नहीं था, बगैर कंप्यूटर। ये घर के साथ एक नेट कैफ़े जो होते हैं कि वहाँ जाके आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ये बच्ची वहाँ बैठ के और इसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। ब्रिलियंट सर। और आखिर में फिर ये, लेकिन जब कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसके बाद फिर बेहतर भी हो गई, प्रिवेंटर भी, तो बिल गेट्स ने उसको कहा कि मैं इसको बुलाता हूँ और अपना इसका सारा इलाज माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। लेकिन ये कि कुदरत को मंजूर नहीं था और बहुत छोटी उम्र में चली गई। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उसको अपने ख़ास करम और अपनी रहमतों में रखे। और बहुत बड़ा दिल बड़ा बेजार सा हो जाता है सुनकर मैं, क्योंकि उसकी वजह ये कि आप देखें ना, दुनिया ये बच्ची उस वक्त कंप्यूटर पढ़ रही थी जब ये था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, MBA करना है, ये करना है, वो करना है। उस बच्ची आप सोचें आज कितनी उस वक्त वर्ल्ड लेवल पे चलेगी। सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है सर, बहुत शुक्रिया आपका नाजरीन। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।